करेंगे कैम्स लिमिटेड के बारे में, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं। द कंपनी इज ए म्यूचुअल फंड्स ट्रांसफर एजेंसी। इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टर सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विसेज एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी सर्विसेज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये कंपनी एक आरटी है, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कैम्स का सबसे बड़ा काम है म्यूचुअल फंड कंपनीज, एएमसी जो होती हैं, इनके लिए बैक एंड संभालना। जब किसी भी म्यूचुअल फंड में हम पैसा लगाते हैं तो उसका सारा हिसाब किताब एएमसी, जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, वो नहीं संभालती, बल्कि कैम्स जैसे आरटीएस देखते हैं, उसका सारा डाटा आरटीएस रखते हैं। इसमें क्या आता है? जैसे डाटा मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स रखना, उसमें क्या आता है? केवाईसी, एड्रेस, बैंक डिटेल्स, ट्रांजैक्शंस भी इन्हीं के थ्रू होते हैं। बाय और सेल ऑर्डर्स प्रोसेस करना, एसआईपी मैनेज करना और स्टेटमेंट्स जनरेट करना। इन्वेस्टर्स की क्यूरीज और कंप्लेंट्स हैंडल करना भी ये आरटीए काम होता है। अब इनका मार्केट शेयर कितना है? इनका मार्केट शेयर है 68%। सर्विस्ड एयूएम क्रॉस्ड आरएस 52 लाख करोड़ इस सितंबर 2025, और एयूएम टस्ट एंड क्रॉस्ड आरएस 55 लाख करोड़ ऑन द बेस्ट डे इन अक्टूबर 2025। एयूएम होता है एसेट अंडर मैनेजमेंट, मतलब जितना पैसा ये संभालते हैं। सितंबर 2025 में इनका एयूएम था 52 लाख करोड़ का। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है ना, जो कि बढ़ के अक्टूबर 2025 में एक महीने के अंदर बढ़ के हो गया था 55 लाख करोड़। 3 लाख करोड़ से बढ़ना कोई छोटी बात नहीं होती है ना। इक्विटी नेट सेल्स मार्केट शेयर इंप्रूवमेंट ग्रोइंग टू 69%। एसआईपी कलेक्शंस एंड ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम, एसआईपी कलेक्शंस grew 21% year on year. New SIP registration totaled over 1.14 crores in Q2 financial year 26। 2026 के सेकेंड क्वार्टर में इनके पास न्यू एसआईपी के रजिस्ट्रेशन आए थे 1.14 करोड़। इनके जो कुछ बड़े नाम हैं जो हम जानते हैं, जैसे एचडीएफसी है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ये जो बड़े नाम हैं ये इनके क्लाइंट हैं, कैम्स के क्लाइंट हैं, है ना। वो जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा मैनेज करते हैं वो एएमसी कैम्स के क्लाइंट हैं। द कंपनी हैज टेकन 6 एएमसी लाइव इन 2025। इसमें कुछ बड़े नाम है: एंजल वन, यूनिफाई, जियो, ब्लैक रॉक, सी बैंक, श्रीलंका, टोरस एंड चॉइस। हाँ, तो ये कुछ इनके साथ भी जुड़े हैं। कंपनी लॉन्च्ड द फर्स्ट एसआईएफ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड। इन्होंने एक एसआईएफ यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फंड प्रोडक्ट लॉन्च किया था एसबीआई के साथ, और उसमें इन्होंने 1000 करोड़ रुपए इकट्ठे भी कर लिए। NFO sales achieved 80% share of NFO collections across the 33 schemes launched during Q2 फाइनेंशियल ईयर 2026। अब हम इसको समझते हैं, ये NFO है क्या। NFO का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। जैसे जब भी कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है तो वो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेके आती है। ठीक वैसे ही जब भी कोई म्यूचुअल फंड कंपनी एएमसी कोई नई स्कीम लॉन्च करती है तो उसे एनएफओ कहते हैं। 2026 के Q2 में जो 33 स्कीम्स लॉन्च हुई थी उसका 80% जो हिस्सा था वो कैम्स के पास आया था, है ना। इसका मकसद क्या होता है कि जो पैसे आते हैं उनको कलेक्ट करते हैं ताकि फंड मैनेजर उन पैसों को मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें, है ना। ये कैम्स के लिए जरूरी क्यों है? कैम्स एक सर्विस प्रोवाइडर है। जब कोई एनएफओ हिट होता है और बहुत सारा पैसा यानी एयूएम आता है तो कैम्स को उन सारे नए इन्वेस्टर्स का डाटा मैनेज करने के लिए फीस मिलती है। तो ये जितना ज्यादा डाटा बढ़ेगा उतनी ही इनकी रेवेन्यू बढ़ेगी, उतना ही अब ज्यादा पैसा चार्ज कर पाएंगे। जितना बड़ा एनएफओ को साइज होगा कैम्स की एसिड बेस्ड फीस उतनी बढ़ जाएगी।
अगर हम इसको सिंपल शब्दों में समझें तो हम समझ सकते हैं कि एनएफओ का मतलब है म्यूचुअल फंड की नई दुकान खोलना, है ना। तो ये था यहाँ पे। द नॉन म्यूचुअल फंड segment continue its high growth trajectory with compounded revenue growth over the last 5 years। नॉन म्यूचुअल फंड का जो सेगमेंट है लास्ट 5 साल से 28% की CAGR के साथ ग्रोथ कर रहा है, हाइयर देन द प्रोजेक्टेड 25%, जो कि इनका प्रोजेक्टेड था 25% का, कि ये उम्मीद लेके चल रहे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा 3% ज्यादा से ये चल रहा है। नॉन म्यूचुअल फंड रेवेन्यू शेयर improved to 14.4% of total enterprise revenue in Q2 financial year 2026, growing almost 18%। The company remains on target to reach 20% growth year on year for the non-mutual fund segment। Key business line updates। CAMS KRA। CAMS is acquiring the NSE, National Stock Exchange, KRA business by a business transfer which will add 14 lakh PANs, increasing the expected total PAN count to 2.20 crore। This acquisition is expected to be completed around December 2025। इनका केवाईसी का काम काफी तेजी से बढ़ रहा है और इन्होंने एनएसई केआरए बिजनेस को भी एक्वायर किया, जिसके बाद इनके पास टोटल 2.20 करोड़ पैन का डाटा होगा। जो पैन अकाउंट होते हैं, पैन नंबर, उनका डाटा होगा, है ना। कैम्स पे रेवेन्यू ग्रू 26% quarter on quarter with momentum continuing in UPI and UPI out of pay business। कैम्स रैप बीमा सेंटर, द यूपीआई पेमेंट्स में 26% ग्रोथ दिखी है और इनका इंश्योरेंस पोर्टल बीमा सेंट्रल 12 लाख यूजर तक पहुंच गया है। बीमा सेंट्रल वेंट अप टू ओवर 12 लाख। गिफ्ट सिटी, कैम्स हैज entrenched its footprint in Gift City, servicing over 30 clients। The operation is noted to have broken even। The first outbound retail fund went live from Gift City। यहाँ इनका बिजनेस अब ब्रेक इवन हो चुका है। इसका मतलब ये क्या है कि यानी खर्चा निकालने लगा है और मुनाफा शुरू होने वाला है। ओके। AI strategy, the company unveiled the brand of CAMS AI in August 2025। This initiative focuses on building AI-rich solutions and planning for a wholesale deployment of artificial intelligence inside the operations of managed productivity। Deployment is also planned for solutions outside the core business। अगस्त 2025 में इन्होंने कैम्स एआई ब्रांड लॉन्च किया है ताकि टीम की स्पीड और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके और नए सॉल्यूशंस मार्केट में लाए जा सके। ओके। तो ये हमने इनका पूरा बिजनेस सेटअप समझ लिया और इनके क्या क्या वो हैं वो पूरा हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। कंपनी की मार्केट कैप है 16,542 करोड़, स्टॉक भी 37.2 का, ROCE 54.8%, बहुत ही सुपर है, और डेप्ट इक्विटी ओनली 6% के ऊपर डेप्ट है, कर्ज है ना। प्लेजिंग परसेंट 0 है, रिटर्न ऑन इक्विटी 43.9% है, डिविडेंड यील्ड 1.89% और प्रमोटर होल्डिंग 0 है। ये 0 क्यों है ये हम आगे देखेंगे, है ना। अब हम चलते हैं इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो देख लेते हैं, वैल्यूएशन। अगर हम 5 साल के टाइम फ्रेम पे देखें तो जो इनका मीडियन पी 44.2 का है, उससे काफी नीचे अभी पी स्टॉक प्राइस ट्रेड कर रहा है 37.2 के पी पर। तो उस हिसाब से अभी फेयर वैल्यू है।
अगर हम 10 साल में देखें तो भी मीडियन पी से काफी नीचे है, ऑलमोस्ट लोएस्ट एवर पे है। और 3 साल में भी देखें तो ऑलमोस्ट लोएस्ट एवर पॉइंट पे है। ओके, तो पी के हिसाब से स्टॉक अभी फेयर वैल्यूएशन पे है। सेल्स देखें दिसंबर 2024 में जो सेल्स इनकी 348 करोड़ की थी वो दिसंबर 25 में 367 करोड़ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 163 173 हो गया बढ़ के, और नेट प्रॉफिट 118 करोड़ से बढ़ के 122 करोड़। और ईपीएस भी हाईएस्ट एवरेज 4.93 का दिसंबर 2025 का। सेल्स दो 2014 में 320 करोड़ की थी, वो बढ़ के हाईएस्ट एवर हो गई है 1392 करोड़ की। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62 करोड़ से बढ़कर लगभग 10 गुना के आसपास, 9 साढ़े 9 गुना 635 करोड़ का। और नेट प्रॉफिट 62 करोड़ से बढ़कर 444 करोड़। और उस चीज का असर यहाँ पे ईपीएस में भी देख सकते हैं कि 17.95% है। अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी का डाटा देखें तो लास्ट ईयर एक साल में देखें अगर तो 44%, 3 साल का 42% है, 5 साल का 44, और 10 साल का देखें तो 40% है। मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी 40% से नीचे इनकी कभी नहीं आती। ओके, हमारी कंपनी का रिजर्व 215 करोड़ से बढ़ के 1078 करोड़ का हो गया। और फिक्स्ड एसेट भी इनके हाईएस्ट एवर है। बोरिंग्स यहाँ पे जरूर 65 करोड़ की दिखा रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे अदर एसेट्स में जाके देखें तो कंपनी के पास 235 करोड़ का कैश है। 235 करोड़ का कैश है, उसमें से अगर ये 65 करोड़ चुका देते हैं, है ना, तो कंपनी डेब्ट फ्री कंपनी हो जाती है। और 65 करोड़ चुकाने के बाद इनके पास 170 करोड़ का कैश हो जाएगा। तो ऐसे में कंपनी डेब्ट फ्री है। यहाँ पे हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देख सकते हैं कि एक भी साल इनका ऐसा नहीं आया जब कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो इनका नेगेटिव हो, है ना। आरओसी भी इनकी देख सकते हैं कि सुपर रहती है। अब हम चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में। एफआई के पास कितना है? 44.65%। डीआई के पास कितना है? डीआई के पास है 22%, जिसमें 4.91% है एलआईसी के पास। आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स शेयर फंड के पास 2.41% है। ये पूरा यहाँ पे दे रखा है। इसमें 33.35% में से 3.14% किसी फंड हाउस के पास है ना। तो पब्लिक के पास कितना बचता है? 30.21%। स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में है ये, इसका 70% है। अभी हमने फाइनेंशियल भी समझ लिया, हमने बिजनेस भी समझ लिया। अब हम ये चीज समझते हैं कि हमने इसका सिलेक्शन क्यों किया है, कि ये क्यों जाएगा। क्योंकि अगर हम, इंडिया फिलहाल एक डेवलपिंग कंट्री है ना। तो अगर हम डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका का डाटा देखें तो वहां पे कितने लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, कितने लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उस चीज का अगर हम डाटा देखें तो अभी हम काफी पीछे हैं, है ना। तो जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है, जो जरूरतें पूरी होने लगती हैं, तो उसके बाद वो अपने उस पैसा होता है उसमें से एक हिस्सा वो सेविंग्स में डालते हैं, बचाते हैं, और उस सेविंग्स को वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वहां पे, है ना। तो वहां पे अभी अगर हम इंडिया को कंपेयर करें तो एक अच्छा खासा गैप है। तो फिर एक चीज और है, जैसे अभी यहाँ पे हम अगर निफ्टी 50 का चार्ट कैम्स के चार्ट के साथ देखें तो नवंबर दिसंबर 24 में जब भी हाई बनाया था निफ्टी ने, उसके बाद से निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। तो यहाँ पे उसका सीधा सीधा असर यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। क्योंकि जब मार्केट ने रिटर्न ही नहीं दिया तो ये कहाँ से ऊपर जाना था। अब जैसे ही सभी टेंशन्स खत्म हो जाएंगे, जियो पॉलिटिकल टेंशन्स जो भी खत्म हो जाएंगी, और म्यूचुअल फंड में और अधिक ज्यादा पैसा लगना शुरू होगा, तो इनकी सेल्स बढ़ेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगी, है ना। क्योंकि सेल्स बढ़ेंगी तो ये अधिक ज्यादा फीस ले पाएंगे, तो वहां पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस चीज का सीधा सीधा लिंक है ऐसे। ओके, तो यहाँ पे हम एक चार्ट पैटर्न देख सकते हैं जो कि मैंने बना रखा है। एक ये
यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर बना हुआ है और यहाँ पे एक, इस वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ एक बार। स्टॉक प्राइस राउंडिंग शेप में नीचे आया है ना, और अभी धीरे धीरे ऊपर चलना स्टार्ट कर रखा है। तो ये हो सकता है कि ये ऐसे जाए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है ना। फिर यहाँ पे ये एक और ऐसे बना सकता है, हो सकता है एक बनाए, दो हैंडल बनाए, तीन बनाए, वो बाद में देखेंगे। तो भी हमारे यहाँ पे हम दो तरीके से इसमें कर सकते हैं, जैसे सेल्स हाईएस्ट एवर है, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, सब कुछ हाईएस्ट एवर है, और मार्केट ने 1.5-2 साल से कोई अच्छा खासा रिटर्न नहीं दिया है, तो अभी ऊपर जाना ही जाना है, क्योंकि मार्केट को नीचे लाया जा सकता है, नीचे रख नहीं सकते। एक बिग बॉयज का काम होता है। फिर एक चीज और यहाँ पे, जैसे एक इसने एक सपोर्ट लेवल भी था यहाँ पे एक, फिर यहाँ पे हम देखें तो एक सपोर्ट लेवल भी था, है ना। तो इसमें हमारी दो ट्रेड हो सकती हैं, एक तो इसने एक लाइन तक कितना आता है, 20%। एक हमारा होता है यहाँ से इसका, और इसको इसके ऊपर करते हैं फ्लोट, या फिर इसको ऑल टाइम हाई तक भी रख सकते हैं। अगर हम करंट प्राइस से यहाँ तक करें तो यहाँ तक हमारा आता है टारगेट तक 48-49%, और अगर हम ऑल टाइम हाई तक लें तो ये आता है 58%। तो ऐसे में करें तो करें क्या, है ना। जैसे अभी न्यूज़ आ रही है सुनने में कि ईरान इजराइल और यूएस का वॉर है, वो अभी खत्म होने वाला है ना, रुक सकता है वो, क्योंकि ये जो वॉर होते हैं ये ज्यादा लंबे खिंचते नहीं है, है ना। तो उस वजह से जब अभी मार्केट ऊपर चलना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे, तो हम यहाँ पे दो ट्रेड कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे 20% के लिए जा सकते हैं, फिर एक हम जा सकते हैं ऑल टाइम हाई के लिए, 2-2%, 2% इसमें इन्वेस्ट करके 2% यहाँ पे। जैसे ये 2% पूरा हो जाएगा तो हम एक ट्रेड और ले सकते हैं, वो क्या पे, वो जो भी ये एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न बनाएगा उस हिसाब से वो हमारी, जैसे मान लो ये इसने बना दिया और ये हमारा टारगेट पूरा हो गया, और फिर वहां पे हमारा टारगेट हम इस ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जो नेक लाइन यानी 800 के ऊपर 23% की दिखा रहा है, इसके लिए जा सकते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।